वेलकम बैक वीवर्स। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको कहा था कि हमारे साथ बहुत अच्छे गेस्ट मौजूद हैं जिनसे हम बातें कर सकते हैं। बहुत ढेर सारी बातें करेंगे आज उनसे। और आज का जो टॉपिक है जिसके हवाले से हम बात करेंगे दैट इज़ एडिक्शनल थिंग्स। ड्रग्स एडिक्शन के हवाले से हम बात करेंगे कि ड्रग एडिक्शन का हमारे माशरे पर क्या इम्पैक्ट है और उसे किस तरह से रिलीव किया जा सकता है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सदाकत अली। डॉक्टर सदाकत अली के बारे में मैं आपको कुछ बताती चलूँ कि मेडिकल कॉलेज कराची से इन्होंने पढ़ा है और साथ साथ एडिक्शन साइकेट्रिस्ट के हवाले से जो है ये जाने जाते हैं। और हेज़ल्टन और यूएसए में जो है इन्होंने ट्रेनिंग की है। इनका नाम इंटरनेशनल प्रोफेशनल डायरेक्टरी हु इज़ हु में भी मौजूद है, जो कि आपको पता है कि सिर्फ उन प्रोफेशनल्स को डील करती है जो पूरी गैर मुल्की और गैर मुल्की सतह पर काम करते हैं। तो इंटरनेशनल डायरेक्टरी में जो नेम होल्डर हमारे पास डॉक्टर सदाकत अली मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे एडिक्शन के हवाले से, अल्कोहलिज्म के हवाले से और जो प्रॉब्लम्स हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हैं एडिक्शन के हवाले से, ड्रग एडिक्शन के, उसको सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम खुशामदीद कहेंगे डॉक्टर सदाकत अली को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले खुशामदीद कहूँगी। मैंने अपने व्यूवर्स से भी कहा कि आपका आने का बहुत शुक्रिया। हमारे व्यूवर्स को और पूरी हमारी कौम को जो इस चीज़ की आगाही की बहुत ज़रूरत है कि ड्रग एडिक्शन के क्या क्या नुकसानात हैं और किस तरह से हम इसे अवॉइड कर सकते हैं। मैं भी आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया व्यूअर्स से बात करने का, और मुझे उम्मीद है कि आज की बातचीत हमारे नाजरीन के लिए बहुत मुफीद रहेगी। जी डॉक्टर साहब, आपने तो माशाल्लाह से प्रिंट मीडिया के लिए, टीवी चैनल्स के लिए बहुत सारे इंटरव्यूज़ जो हैं वो कंडक्ट किए हैं और इस हवाले से बहुत आपका काम भी है, ख़ासकर जो है लोगों को अवेयर करने के लिए, अवेयरनेस के हवाले से आपका बहुत काम है। प्रीवियसली आपने काफ़ी प्रिंट मीडिया को भी इंटरव्यूज़ दिए। तो आप अगर इतना काम करते हैं, इतना सोचते हैं, और सिर्फ आप ही नहीं, बहुत सारी NGOs भी जो हैं वो चल रही हैं और विलिंग वेज में भी आप यानी आप उसके विलिंग वेज के भी मेंबर हैं, तो आप अगर ये समझते हैं कि इतना सब कुछ हो रहा है तो उसके बावजूद ड्रग एडिक्शन कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा पाकिस्तान में? एक्चुअली ड्रग एडिक्शन का जो कंट्रोल है वो एक अलग मामला है जिसे प्रिवेंशन का मामला कहते हैं। जैसे पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं तो पोलियो प्रिवेंट होता है, या मलेरिया एरेडिकेशन स्कीम थी तो वो ख़त्म हो गई, चेचक ख़त्म हो गई दुनिया से। तो मेरे ख्याल में बहुत जल्द जब इस तरह का कोई प्रोग्राम होगा इंटरनेशनल जिसके तहत दुनिया में एडिक्शन और अल्कोहलिज्म ख़त्म करने के लिए कोशिशें होंगी, यानी ये हो ही ना, लोगों को ज़रूरत ही ना पड़े नशे की और नशे की बीमारी भी ना हो, तो फिर ऐसा मुमकिन होगा। लेकिन फ़िलहाल जो काम होता है वो इस डायरेक्शन में होता है कि जो लोग बीमार हो जाते हैं तो फिर उनका इलाज होता है। आगे लोगों को बीमारी से रोकने के लिए अभी तक दुनिया में बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ, लेकिन ऐसा काम हो सकता है। हम आज इस पे बात करेंगे कि आखिर लोग क्यों नशा करते हैं, फिर जो लोग नशा करते हैं उनमें से कुछ लोगों को नशे की बीमारी क्यों हो जाती है, लोग अगर बचना चाहें नशे के इस्तेमाल से और नशे की बीमारी से तो क्या करें। तो इस पे हम आज बात करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सर। अच्छा, अभी आपने कहा कि जिस तरह से वैक्सीनेशन दी जाती है, पोलियो की वैक्सीनेशन है और जो है चेचक की वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन से हमारे पास कंट्रोल आया है। कुछ आपको लगता है कि फ्यूचर में कुछ इस तरह की डेवलपमेंट्स, इस तरह की स्ट्रैटेजीज बन सकती हैं कि एडिक्शन को भी कंट्रोल किया जा सके? जी, मेरे ख्याल में बिल्कुल किया जा सकता है। जाहिर है इसमें कोई कतरे तो नहीं पिलाए जाएंगे या कोई टीका तो नहीं लगाया जाएगा, लेकिन मैं एक नुस्खा छोटा सा बताना चाहता हूँ नाजरीन को कि अगर वो अपने ख़ानदानों में नशे की बीमारी से बचना चाहते हैं तो उसके लिए क्या रास्ता है। मैं आपको बताऊँ कि माशरे में हमें 3 तरह के ख़ानदान नज़र आते हैं। पिछले 31 साल से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। एक तरह के ख़ानदान वो हैं जिनमें नशे की बीमारी और इस जैसे दूसरे बहुत से रवैये जैसे जुआ या इनफिडेलिटी और इस तरह के बहुत सारे मामलात हैं जो कि ख़ानदानों में नज़र आते हैं। अल्कोहलिज्म और नशे की बीमारी आमतौर पर उन ख़ानदानों में नज़र आती है जो बहुत नाइस होते हैं और टॉलरेंट होते हैं, यानी जिनमें हर चीज़ बर्दाश्त करने का एक उनसर होता है, स्टेमिना होता है कि घर में कोई भी बंदा गलत रवैये करे तो बाकी अहले खाना उसको बर्दाश्त करते रहते हैं। तो फिर जब नस्ल दर नस्ल ये अमल चलता है
तो आप समझें कि उससे नशे की बीमारी या इस नशेई रवैये पैदा होते हैं, ख़राब रवैये पैदा होते हैं, क्योंकि हम लोगों को खुद सिखाते हैं कि वो हमारे साथ क्या सलूक करें। तो एक ख़ानदान ये है जो बहुत नाइस है, हर हालत में मुस्बत रहते हैं, साथ देते हैं, और दूसरा शख्स तंग करता चला जाता है और फैमिलियां जो हैं वो डिसफंक्शनल या बर्बाद हो जाती हैं। दूसरे ख़ानदान वो होते हैं जिनमें कुछ बर्दाश्त नहीं किया जाता, कोई नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं की जाती, और दूसरे लोगों को अगर वो कोई गलत काम करते हैं तो उसके नताइज भुगतने दिए जाते हैं। तो इन खानदानों में नशे की बीमारी तो नहीं होती, लेकिन ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं, और ताल्लुकात की खराबी की वजह से भी ये ख़ानदान बर्बाद हो जाते हैं। तीसरी किस्म के ख़ानदान वो हैं जिसमें गलत चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाता। कोई घर में फ़र्द गलत काम कर रहा हो तो उसको डिसिप्लिन किया जाता है, लेकिन अगर डिसिप्लिन करने से वो रूठ जाए तो फिर उसे मना लिया जाता है, फिर प्यार से उसके साथ ताल्लुकात वापस अच्छे कर लिए जाते हैं। तो नुस्खा एक तरह से फिर ये हुआ नशे की बीमारी और गलत रवैयों से बचने का कि अहले खाना में से कोई भी गलत काम करे उसे कतई तौर पर बर्दाश्त करना ना शुरू कर दें, बल्कि उस शख्स को डिसिप्लिन करें, उसे नताइज भी भुगतने दें। लेकिन अगर वो नाराज़ हो जाए, रूठ जाए, अपसेट हो जाए, तो फिर उसको मना लिया जाए ताकि ताल्लुकात ख़राब ना हो और ज़िंदगी आगे अच्छी चलती रहे। तो आप समझे कि जिन ख़ानदानों में ये एक रुझान होता है कि वो नॉनसेंस को बर्दाश्त नहीं करते, गलत बात को बर्दाश्त नहीं करते, और अगर डिसिप्लिन करने पे कोई रूठ जाए तो परवाह करते हैं, ये नहीं कि फिर उनको लापरवाही से छोड़ दें, फिर उनको मना लेते हैं, फिर उनको सीधे रास्ते पे भी ले आते हैं। लेकिन मैं आपको अभी ड्रग एडिक्शन की एक एग्जांपल दूंगी। अभी आपने फैमिलीज कैटेगराइज की हैं। फैमिलीज कैटेगराइजेशन में एक चीज़ ये भी आती है कि मैंने बहुत सारी ऐसी फैमिलीज देखी हैं, स्पेशली जो बहुत ज़्यादा लोअर क्लास फैमिलीज होती हैं और जिनकी जो वाइफ्स हैं घरों में काम कर रही होती हैं, एज अ मेड काम कर रही होती हैं, और उनके हस्बैंड्स जो हैं वो नशा करते हैं, एडिक्टेड होते हैं, और वो अब बेचारी फैमिलीज़ के साथ भी नहीं रहती, इन लॉज वगैरह कोई उनको सपोर्ट करने वाला नहीं होता है। ऑल इन ऑल वो खुद एक अकेली सपोर्टिव पर्सन होती है जो कि अपने हस्बैंड को भी फीड कर रही होती है, उसके ड्रग्स को भी फीड कर रही होती है और साथ बच्चों को भी फीड कर रही होती है। तो वो ऐसी कंडीशंस में क्या करे कि जब उसका हस्बैंड उसे पैसे देने ना देने पे मारता भी है, उससे छीनता भी है, लड़ता भी है, झगड़ता भी है, इवन यहाँ तक भी नौबत आ जाती है। पिछले 3 दिन पहले जो है एक न्यूज़ चली थी, हमारे ही चैनल पे भी थी, कि जो हस्बैंड है उसने नशे की, एक भाई ने अपनी माँ और बड़े भाई को जो है वो कत्ल कर दिया नशे के लिए पैसे मांगने में। तो ऐसी कंडीशंस में फैमिली कैसे सपोर्टिव हो सकती हैं, कैसे वर्क कर सकती हैं उन लोगों के लिए, कैसे उन्हें कोऑपरेट कर सकते हैं? अंडरस्टूड, वो तो उन्हें नेग्लेक्ट करेंगी, वो तो कहेंगी कि ठीक है जाओ अपनी जगह पे, अपने रास्ते पे जाओ। देखिए ये महज ऐसा गरीबों में नहीं होता, इकोनॉमिकल हालात में इसका कोई बहुत ज़्यादा ताल्लुक नहीं है। मैं आपको बताऊं कि हर किस्म के लोगों में, चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, अगर नशे की बीमारी एक शख्स में होगी तो बाकी अहले खाना उसमें बहुत तकलीफ उठाते हैं। Exactly. ख़ास तौर पर बीवी बहुत तकलीफ उठाती है, क्योंकि उसके ऊपर बच्चों की जिम्मेदारी होती है और घर की जिम्मेदारी होती है, और अगर खामद जो है वो नशा करने लगे या शराब की बीमारी में मुब्तला हो जाए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका जो माशी हालात उनके क्या हैं। बीवी के ऊपर जो है ज़हनी दबाव भी बहुत आ जाता है और बाज़ कमाने की जिम्मेदारी भी आ जाती है। लेकिन इसमें एक होती है ट्रेनिंग जिसको हम इंटरवेंशन कहते हैं, और कुछ रवैये हैं जिनसे बचने की ज़रूरत होती है। यानी एक तो यह है कि प्रोवोकिंग के रवैयों से बचने की ज़रूरत होती है कि ज़बान दराजी या बुरे अल्फाज या किसी को कोई इश्ताल ना दिलाएं, और दूसरा ये है कि उसके लिए कोई नाजायज काम भी ना करें, यानी उसकी नशे में कोई मदद भी ना करें, और अगर नशे के कोई नताइज बुरे निकलते हैं तो वो उसको भुगतने दें। जब कोई नशा करते हुए मुसीबत में फंसता है तो फौरन लोग उसको उस मुसीबत में से निकालने के लिए भागते हैं, तो नशे का मज़ा तो उसको मिलता रहा, और जो मुसीबत में फंसने का मामला है उसमें जो तकलीफ है वो अहले खाना बर्दाश्त कर लेते हैं। इसी तरह जो लोग शराब के नशे में ड्रंक होकर रात को बाथरूम में या इधर उधर गिर जाते हैं तो उनकी बीवियां उनको घसीट के बिस्तर पे डालती हैं। कमज़ोर बीवियों ने तरीके ईजाद किए होते हैं कि कैसे खामद को जो है वापस बिस्तर तक ले जाना है। कल ही मुझे एक खातून बता रही थी कि वो खामद उनके कहीं पास आउट हो जाए ड्रंक होके, तो उन्होंने ये टेक्निक की हुई है कि एक मैट्रेस में
उनके नीचे मैट्रेस डाल के उनको लपेट देती हैं मैट्रेस में और एक रोल करते हुए उनको बिस्तर तक ले जाती हैं। तो एक्चुअली बात यह है कि अगर कोई खामद बाथरूम में पास आउट होता है नशा करने की वजह से या ड्रंक होने की वजह से, तो सुबह अगर उसकी बाथरूम में ही नींद खुले तो उसे कुछ ना कुछ एहसास ज़रूर होगा कि शराब उसके साथ क्या कर रही है। और अक्सर बीवियां हमसे ये कहती हैं कि जी बड़ा मुश्किल है, ये अच्छा नहीं लगता कि हम खामद को फिर वहीं बाथरूम में ही पड़े रहने दें। कोई भी नहीं, लेकिन उसके लिए फिर हम उनको तजवीज़ देते हैं कि अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता कि खामद जो है वो बाथरूम में ही रात उसी तरह गुजारे, तो आप खुद भी अपना तकिया बिस्तर लेके खामद के पास ही वहीं लेट जाएं, क्योंकि बीवी को बहरहाल खामद के पास ही लेटना होता है और अगर बच्चे हों तो उनको माँ के पास लेटना होता है। तो पूरी फैमिली अगर सुबह बाथरूम में सो के उठे तो शायद उसको ज़्यादा उसकी जरूर खुलेंगी कि मेरी शराब की जो इल्लत है वो मेरे साथ क्या कर रही है। मैं आपको बताऊं कि बीमारियों के इलाज में कई दफ़ा हमें इलाज की भी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है। अगर आपको बुरा लगता है ऐसे मौके पे खामद को वहाँ छोड़ना, तो फिर आप समझिए कि ये बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि इलाज की तकलीफ होती है, इलाज में एम्बैरेसमेंट्स भी होती हैं। बिल्कुल, इलाज की तकलीफ के हवाले से ये बात करूंगी कि एक छोटा सा बेबी होता है, बहुत न्यू बॉर्न बेबी है और उसको इंजेक्शन लगता है, माँ को नहीं देखा जाता कि मेरा बच्चा रोएगा, लेकिन वो इंजेक्शन लगवाती है, उसके वैक्सीनेशन करवाती है, हर इंजेक्शन उसको लगवाती है। तो इलाज की तकलीफ तो उसके फायदे के लिए के अलावा इलाज की एम्बैरेसमेंट्स भी होती हैं। आप समझे कि नशे की बीमारी को लोग छुपाते हैं, छुपाने की वजह से उनको मदद नहीं मिलती, वो किसी को बता नहीं पाते, वो तन्हा रह जाते हैं। तो बेहतर यह है कि जहाँ से मदद मिल सकती है डॉक्टर से या दूसरे अजीज़ों रिश्तेदारों से जिनसे कोई तावन मिल सकता है, उनसे बात की जाए। और अगर इसमें कोई शर्मिंदगी महसूस होती है तो मुझे बताएं, बहुत से इलाज हैं जिनमें शर्मिंदगी महसूस होती है। कोई डॉक्टर के पास जाता है तो वो कहते हैं कि जी ज़रा कपड़े उतार के तो आप ज़रा लेट जाएं, इधर मैंने आपको मुआयना करना है। तो एक अजनबी के सामने इंसान को अपना सतर जाहिर करना पड़ता है। तो जिसे इलाज कहते हैं वो कोई बहुत मज़े की चीज़ नहीं होती, वो थोड़ी बहुत तकलीफ, एम्बैरेसमेंट, ये सब कुछ करना पड़ता है। इलाज में सिर्फ एक नुक्ता नज़र होता है कि आपको बीमारी से निजात मिले।